नमस्ते छात्र मित्रों। हिंदी की 7वीं कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी कक्षा में दूसरी जो कविता है हमारी पाठ्य पुस्तक में, जिसका नाम है फूल और कांटे, इस कविता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कविता का कवि परिचय। तो छात्र मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले एक सूचना दी गई है जिसमें लिखा है, सुनो, समझो और गाओ। कविता का नाम हम पहले ही देख चुके हैं। कविता का नाम है फूल और कांटे। और इस कविता के कवि जो है वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका उपनाम भी है, वह है हरिओम। यह इनका उपनाम है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। इनका जन्म 1865 आजमगढ़ की, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु हुई है 1947 में। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि इनकी रचनाएं रही है। इनका जो प्रिय प्रवास नाम का जो उपन्यास है, यह हिंदी का सबसे पहला खड़ी बोली का उपन्यास है। साथ ही आगे देखिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कविताओं में मूर्धन्य स्थान है। अब खड़ी बोली, इसका अर्थ जो है वह अर्थ क्या है, होता है कि जो हम अब जो हिंदी इस्तेमाल करते हैं वह, ना कि वो जो पहली हिंदी की जो मिश्रित हुआ करती थी। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ भी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो कविता द्वारा कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य जो है वह एकाध बड़े कुल में जन्म लेने से कभी भी बड़ा या महान नहीं बनता। तो वह अपने कर्म से, यानी कि अपने कार्यों से ही क्या करता है कि अपना बड़प्पन जो है बड़प्पन सिद्ध करता है। और यही इस कविता में कवि ने हमें बताया है। कविता शुरू करने से पहले यहाँ पर देख तो यहाँ पर एक विचार मंथन दिया गया है कि वहाँ पर लिखा क्या है कि भूल कर भी न करे भूल, बनेश फूल नहीं शूल। तो इस पर आपको क्या करनी है, चर्चा करने के लिए कहा गया है। अब हम कविता की ओर आते हैं। सबसे पहले हम कविता की पंक्तियों का पठन जो है पठन करेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं बहे, पर सदा ही यह दिखाते हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद लेता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। नीज सुगंध निराले रंग से है सदा देता कलीज की खिली। है एक सबकी आंखों में, दूसरा सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो इस प्रकार से हमने कविता का पठन किया है। आगे हम कविता का भावार्थ जो है भावार्थ देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो पंक्तियाँ थी उनका भावार्थ हम यहाँ पर देखेंगे। कवि कहते हैं कि है जन्म लेते जगह एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी है चांदनी डालता। कवि कहते हैं कि
फूल और कांटा जो है वह एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उनका पोषण या भरण करता है। साथ ही साथ रात में चांद जो है, चांद अपनी शीतल छाया, अपनी प्रकाश जो है वो उन पर बिखेरता है। वह कभी भी फूल और कांटे में कभी भी फर्क नहीं करता। जो पौधा उन दोनों को पालता है, उन्हें एक जैसा ही उनका पोषण जो है, पोषण वो पौधा करता है। और कभी आगे कहते हैं कि चांद हो चांदनी हो, अपना शीतल प्रकाश जो है उन्हें उन दोनों को समान रूप से देते हैं। एक फूल को ज़्यादा या कांटे को कम, या कांटे को ज़्यादा फूल को कम, ऐसा वह कभी भी नहीं करते हैं। कभी आगे कहते हैं, मेह उन पर है बरसा एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाते हैं हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। कभी आगे कहते हैं कि मेह यानी कि मेह इस शब्द का अर्थ क्या है कि बादल। कभी कहते हैं कि जो मेह यानी कि बादल जो होते हैं उन पर एक जैसी ही बरसात जो है, बारिश जो है वह करते हैं। हवाएं जो होती है उन दोनों को एक जैसी हवाएं मिलती है। पर कभी आगे कहते हैं कि यह सब एक जैसा होने पर भी जो पौधा उन्हें पालता है वह एक जैसे ही उन्हें पालता है। वह कभी भी दोनों में अंतर या फर्क नहीं करता। चांद हो चांदनियाँ हो, उन दोनों को एक जैसा समान रूप से प्रकाश देती है। जो बारिश होती है वह दोनों पर एक जैसी ही गिरती है। हवा जो है वो उन दोनों को एक जैसी ही हवा मिलती है। लेकिन इतना कुछ एक जैसा होने के बावजूद भी कभी आगे कहते हैं कि उनके ढंग जो है वह ढंग यानी कि स्वभाव, कि उनका ढंग जो है वह कभी भी एक जैसा नहीं होता। बादल उन पर समान रूप से अपना जल बरसता है, हवाएं एक जैसी ही उन पर बहती है, पर दोनों का व्यवहार या स्वभाव एक जैसा नहीं होता, वह अलग होता है। यही बात जो है कवि यहाँ पर बताते हैं। आगे कवि कहते हैं कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद लेता शाम। कभी आगे कहते हैं कि कांटा जो है, इसकी पहली पंक्तियों में हमने देखा कि दोनों का स्वभाव जो है कैसा होता है, भिन्न होता है। अब वो स्वभाव कैसे भिन्न होता है यह कवि आगे बता रहे हैं। कांटा उंगलियों को छेद कर क्या करता है, लहूलुहान यानी कि वहाँ से खून, जब हमें कांटा लगता है तो खून बहने लगता है, और उसी प्रकार लहूलुहान कर देता है। किसी के वस्त्र में या कपड़े में अगर वह अटकता है तो वह वस्त्र भी क्या करता है, फाड़ देता है। जो तितलियाँ होती है जो हमेशा फूलों के पौधों पर हमें दिखाई देती है, उन्हें उन तितलियों के पर यानी कि पंख जो है, पंख अगर उस कांटे में अटक जाते हैं तो वह पर जो है वह पर क्या होते हैं, कतर यानी कि काट दिए जाते हैं। भोर के शरीर, भोर यानी कि भोरा जिसे कहा जाता है हम, कि भोर के शरीर को घायल कांटा जो है वह काटा कर देता है। शाम यानी कि काला, कि भोर का जो शरीर होता है अगर वह कांटों के बीच आ जाता है तो वह कांटा क्या करता है, उसके शरीर को काटने का काम करता है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह क्या करते हैं कि हमें कांटे का स्वभाव यानी कि कांटे के माध्यम से हमें दुनिया में होने वाले ऐसे मनुष्य का स्वभाव यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जिनका स्वभाव इन कांटों की तरह होता है, जो हमेशा लोगों को नुकसान कराते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, लोगों के मार्ग में पीड़ा डालने का काम ऐसे व्यक्ति करते हैं जिनका स्वभाव कांटे की तरह होता है। तो कभी हमें समझाना चाहते हैं कि कांटे जैसा अगर आपका स्वभाव है तो आप लोगों को केवल दुख ही दे सकते हैं। इसलिए कभी हमें कहते हैं कि हमारा स्वभाव कभी भी कांटे जैसा नहीं होना चाहिए। आगे कवि फूल का व्यवहार या फूल का स्वभाव कैसा होता है यह हमें बताते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा
रस पिला, निज सुगंध और निराले निराले रंग से है सदा लेता कलेजी की खिली। कवि आगे कहते हैं कि कांटा जो तितलियों के पर काट देता है, उन्हें घायल कर देता है, लेकिन कवि कहते हैं कि फूल जो है, फूल क्या करता है कि जब तितलियाँ उसके आसपास आती है तो वह उन्हें गोद में लेता है। जैसे एक आध माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, बिल्कुल उसी प्यार से फूल जो है, फूल उन तितलियों को गोद में लेता है। भोर जो है, भोर फूलों के पास उस फूलों का मकरंद खाने के लिए आता है। उस भोर को फूल क्या करता है कि अपना अनूठा यानी कि अलग सा रस जो है, वह रस, मीठा रस उसे पिलाता है। जबकि हमने देखा कि कांटा उसके शरीर को काटने का काम करता है, लेकिन फूल जो है, फूल क्या करता है, उसका भोर को अपना रस जो है, मीठा रस पिलाने का काम करता है। आगे कवि कहते हैं कि अपने सुगंध और आकर्षक रंगों से क्या करता है कि फूल जो है, फूल सभी को खुश कर देता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलेजी की खिली। कभी आगे कहते हैं कि फूल जो है, फूल का स्वभाव होता है कि उससे सुगंध निकलती है, और उस सुगंध से वह क्या करता है, आसपास का सारा वातावरण प्रसन्न कर देता है। उसमें फूलों के हम देखें कि अलग अलग तरह रंगों के फूल होते हैं, और उस रंगों को देखकर हम फूलों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और उस सुगंध और निराले रंग से सभी लोग क्या होते हैं कि खुश हो जाते हैं। यहाँ पर एक ही इस कविता में मुहावरा आया है, जो है कि कलीजी की खिली, यानी कि यह मुहावरा है जिसका अर्थ है कि खुश होना। कवि कहता है कि जब जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, कि जब फूलों को देखता है, उसकी सुगंध से, उसके रंग से क्या होता है कि खुश हो जाता है। और कवि हमें बताना चाहते हैं कि फूल के माध्यम से हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि फूलों की तरह होना आवश्यक है। हम जब भी जिए तो इस फूलों की तरह हमें जीना चाहिए। हमें लोगों को हमेशा खुशी देनी चाहिए, उनके सुख दुख में हमें उनका साथ देना चाहिए। जब भी हमें किसी की कोई तकलीफ में हो तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, और हमारा स्वभाव ऐसा हो कि हमें लोग जब भी देखें तो वह खुश हो जाए, ना कि वह दुखी हो जाए। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारा स्वभाव फूल की तरह होना चाहिए, और हमारे आसपास होने वाले लोग क्या हुए कि हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से खुश हो, आनंदित हो, आकर्षित हो। ऐसा हमारा स्वभाव कवि कहते हैं कि होना आवश्यक है। कवि आगे कहते हैं कि है खटकता एक सबकी आँखों में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि आगे कहते हैं कि एक तरफ कांटा जो है वह सबको, किसी को भी पसंद नहीं होता, हर कोई उससे क्या करता है कि नफरत करता है। लेकिन जो दूसरा है, यानी कि फूल जो है, फूल तो ईश्वर के शीश पर चढ़ाया जाता है, यानी कि सिर पर चढ़ाया जाता है, जिसमें बड़प्पन की कमी होती है, उसके कुल की बढ़ाई कभी भी काम नहीं देती। आगे कवि कहते हैं कि किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि कहते हैं कि जिसमें बड़प्पन की कमी हो, यानी कि बड़प्पन यानी कि अच्छाई की कमी हो, और अगर व्यक्ति का स्वभाव इन कांटों की तरह होगा तो वह कितने भी अच्छे कुल में जन्म ले, वह जो है वो कभी भी अच्छे पद पर, अच्छा काम, अच्छा स्वभाव उसका नहीं हो सकता। उसकी कुल की बढ़ाई जो है, बढ़ाई कभी भी, या उसका कुल जो है वो कुल कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए कवि हमें कहते हैं कि हमें अपने जन्म से कभी भी हम अपना बड़प्पन सिद्ध नहीं कर सकते। इसके लिए आप अपने कर्म से ही क्या कर सकते हैं, अपना बड़प्पन, अपनी कुल की मर्यादा को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए कवि हमें कहते हैं हमारा स्वभाव हमेशा फूल की तरह होना चाहिए, न कि कांटों की तरह।
कविता से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए कि कवि ने कर्म को महत्व दिया है। मनुष्य की मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से ही बड़ा होता है। यह कवि हमें इस कविता के द्वारा संदेश देते हैं। कविता में आए शब्द जो है वो नए शब्द हम देखते हैं कि इस प्रकार से है। आप क्या कर सकते हैं, इन सारे शब्दों को अपनी काफी में अच्छी तरह से लिख कर ले लें। साथ ही साथ कविता में आए लय युक्त शब्द इस प्रकार है, इन इन शब्दों को भी क्या करें, आप अच्छी तरह से काफी में लिख कर ले लें। तो यहाँ पर हमने पाठ्यपुस्तक में होने वाली दूसरी कविता फूल और कांटे, इस कविता का अध्ययन किया है। आप क्या करें कि इस वीडियो के नीचे होने वाले स्वाध्याय को अपनी कविता में क्या करें, अच्छी तरह से लिख ले, ताकि आपको यह कविता और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।